मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है तुम लोगों का। तो आज हम लोग एक तो कल जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसको पहले मैं सॉल्व करूंगा और इसके बाद हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम पढ़ेंगे जो चार्ज के इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है ना बच्चों। तो चार्ज के इक्विलिब्रियम पे बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई मेन है या जेई एडवांस है या फिर नीट में, है ना। तो हर टाइप का मैं क्वेश्चन चार्ज के इक्विलिब्रियम पे, चार्ज के मोशन पे करवाऊंगा। आप इसको प्योर प्रॉब्लम मत समझो, इसमें बहुत सारी थ्योरी वाली बात भी है, आप इक्विलिब्रियम भी समझोगे और थोड़ा एसएचएम का भी यहाँ डिस्कशन होगा, वो भी समझोगे। तो इससे पहले वो दोनों जो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स हैं उनको पूरे तरीके से आप ध्यान से देखेंगे, समझ गए ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। उसके मोशन के बारे में देखेंगे कि मोशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कल आपको याद होगा, एक सेमी सर्कुलर रिंग वाला दिया था जिसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सेंटर में एक चार्ज रखा था। तो उसको, उस प्रॉब्लम को पहले मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो काम कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों ये प्रॉब्लम था हम लोग के सामने में कि आप देख सकते हो कि सेमी सर्कुलर रिंग है और रिंग के ऊपर ये प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पे आपका स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब हमें क्या निकालना था कि ये प्लस स्मॉल क्यू जो है इसके ऊपर ये प्लस कैपिटल क्यू कितना फोर्स लगाएगा। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास सिर्फ है कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ की तो लिमिटेशन तुम समझते हो। कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और यहां आपके पास क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। लेकिन आप याद करो, कल हमने लास्ट में एक न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल में तुमको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड और पॉइंट के बीच हमने सिचुएशन को डिस्कस किया था। हम क्या किए थे, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज है ही, लेकिन इसको भी ढेर सारे पॉइंट चार्जेस में हम लोग चाहें तो कट कर सकते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज dq कट करेंगे, फिर उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे और उसके बाद उसको प्रॉपर लिमिट के साथ पूरे रिंग तक इंटीग्रेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग के दिमाग में ये बात आ रही है कि यहां पे सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज कट करेंगे, है ना। तो चार्ज कैसे कट करें। अब जो ये रिंग है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन हमने सेंटर ऑफ मास में भी करवाया हुआ है, तो वहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हैं। सेंटर ऑफ मास जब लोग सेमी सर्कुलर रिंग का निकालते थे, या एक पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा प्रॉब्लम मैंने आपको पहले करवाया है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये पूरा एक आर्क है, इस आर्क का एक छोटा सा पोर्शन कट करो, बहुत छोटा सा पोर्शन। अब ये छोटा सा जो पोर्शन है, ये मान लो सेंटर पे, ये छोटा सा पोर्शन सेंटर पे बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा फॉर्म कर रहा है, और इसकी छोटी सी लंबाई हो जाएगी आर डी थीटा। ये कैसे होगा, तो बच्चों आर्क का जो लेंथ होता है, आर्क का लेंथ होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई जो एंगल वो सेंटर पे बना रहा है, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई जो एंगल वो सेंटर पे बना रहा है, और वो जो होगा वो होगा आर डी थीटा। ये आर्क हो गया। अब इस छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। अब डी क्यू के बारे में मैं कल ही आपको बोला था कि इसको इतना छोटा मान लो, एकदम छोटा सा पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा है, और ये डी क्यू जो है ये एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है। तो अब और कुछ मत सोचो, आप कुछ मत सोचो, अब आप देखो कि ये एक चार्ज है पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, और ये भी एक चार्ज है प्लस डी क्यू। ये एक पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। अब ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और वो भी बहुत छोटे से फोर्स के साथ, और वो फोर्स हो जाएगा डीएफ, और वो फोर्स हो जाएगा आपका डीएफ, जैसा कि आप देख रहे हो।
ठीक है बच्चों, तो अब ये df कितना होगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजी निकाल सकते हैं। तो कूलम्स लॉ लगाओ, df छोटा सा फोर्स ये इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, इक्वल टू k इंटू q इंटू k कूलम्स कांस्टेंट हो गया बच्चों, छोटा सा चार्ज हो गया dq डिवाइडेड बाय यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है r स्क्वायर। तो ये हो गया df इक्वल टू k q dq बाई r स्क्वायर, ये छोटा सा फोर्स हो गया बच्चों। अब ये df जो है इसके वैल्यू को निकालते समय dq को भी निकालना होगा। dq कैसे निकालेंगे हम लोग, तो याद करो ये रिंग जो हाफ ऑफ द फुल रिंग है सॉरी बच्चों, इसकी जो पूरी लंबाई है वो हो जाएगी पाई आर। आप जानते हो रिंग की लंबाई पूरे रिंग के सर्कमफेरेंस की आधा होती है, तो पाई आर। तो पाई आर लेंथ में q चार्ज है, इसलिए वन लेंथ में q बाई पाई आर, इसलिए r डी थीटा में q बाई पाई आर इंटू r डी थीटा। r से r कैंसिल हो गया बच्चों, तो dq का वैल्यू जो निकल के आ गया q डी थीटा बाई पाई। ध्यान दो बच्चों कैसे निकाले, एक बार फिर से सुनो सब। ये चार्ज इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग आधा है, आधे रिंग की लंबाई कितनी हो गई पाई आर। पाई आर चार्ज में कितना चार्ज q, वन में q बाई पाई आर। तो ये छोटा सा r जिसकी लंबाई हमने लिखी है r डी थीटा। कैसे लिखा, तो आपको आर्क के बारे में पता है कि आर्क का लेंथ जो होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। तो बच्चों तो इस तरीके से r डी थीटा में कितना चार्ज हो गया q डी थीटा बाई पाई। अब आ जाओ यहां पे, अब यहां पे हम लोग आ गए, तो df इक्वल्स टू k q और dq की जगह लिख देंगे q इंटू डी थीटा और डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये छोटा सा फोर्स हो गया। अब एक काम करो, अब इस फोर्स का अब ये जो रेडियस है, मान लो इस एक्स एक्सिस से, मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस और ऊपर हो गया बच्चों पॉजिटिव वाई और नीचे हो गया नेगेटिव वाई। तो मान लो ये जो रेडियस है ये इससे बना रहा है थीटा एंगल, ये आर्क खुद सेंटर पे बना रहा है डी थीटा एंगल, लेकिन ये जो रेडियस है ये इससे बना रहा है कितना एंगल, थीटा एंगल। अब सोचो जरा, ये एंगल है थीटा। आप सोचो कि अगर ये 30 डिग्री होता, थीटा नहीं 30 डिग्री होता, तो अगर इधर कोई DQ 30 डिग्री पे होता तो ठीक ऐसा ही एक DQ इधर भी होगा, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा होगा। सिर्फ इस DQ के बदले इधर DQ नहीं होगा, बल्कि हर एक पोर्शन जो इधर है उसके इक्विवेलेंट इधर भी एक पोर्शन है। फॉर एग्जाम्पल फिर से सुनो ध्यान से, मान लो 60 डिग्री पे कोई इधर है, तो इधर से भी 60 डिग्री पे है, इधर से 75 डिग्री पे है, तो इधर से भी 75 डिग्री पे है। तो बस मैं वो पेयर देखने की बात कर रहा हूं कि इधर अगर DQ है आपका थीटा डिग्री पे, तो इधर से भी थीटा डिग्री पे एक DQ होगा, r डी थीटा लेंथ में कितना होगा DQ। और ये DQ भी जो है इसको अब देखो, हर मामले में अगर मान लो ये भी सेंटर पे आपका डी थीटा एंगल ही बना रहा हो, इसका भी चार्ज कितना DQ, इसका भी डिस्टेंस कितना r, तो अगर इसने DF फोर्स लगाया है तो बच्चों ये भी DF फोर्स लगाएगा। तो कुल मिला के मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनो, थोड़ा टफ है लेकिन आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर एक DQ जो इधर है ऐसा ही एक DQ इधर भी होगा। इधर वाला DQ इसको दिस डायरेक्शन में पुश करेगा और ये DQ इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा DF फोर्स से। और ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन भले ही अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। और सिर्फ ये दो DQ की बात नहीं है, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट के लिए इधर भी एक पॉइंट उतने ही एंगल पे होगा, ये बात पक्की है। तो कहोगे ये क्यों आप बताना चाह रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं क्यों बताना चाह रहे हैं। अब देखो,
अब इस चार्ज पे एक डीएफ इधर भी लगा, एक डीएफ इधर भी लगा, तो एक तरीके से ये ढेर सारे पॉइंट चार्जेज हो गए। तो इस क्यू पे तो नेट रिजल्टेंट हमको निकालना है कितना फोर्स लगा, तो कैसे निकलेगा, तो सोचो जरा कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे इस दोनों डीएफ का। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये फ्रंट वाला एंगल ये भी थीटा ही होगा। ठीक इधर इसी तरीके से ये अगर थीटा है बच्चों, तो ये भी आपका थीटा होगा। तो अब देखो इस डीएफ के दो कंपोनेंट, एक होगा डीएफ कॉस थीटा, ठीक इसी तरीके से डाउन में हो जाएगा आपका डीएफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरीके से इस डीएफ का भी दो कंपोनेंट, इधर हो जाएगा आपका डीएफ कॉस थीटा और डाउन में क्या हो जाएगा बच्चों, डीएफ साइन थीटा। अब जरा सोचो, ये डीएफ कॉस थीटा जो इसका कंपोनेंट है और ये डीएफ कॉस थीटा जो इसका कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल। तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव फोर्स कौन सा रह गया, डीएफ साइन थीटा और डीएफ साइन थीटा। अब तुम सोचोगे कि सर 2df साइन थीटा हुआ, नहीं भाई, ये एक डीएफ का एक ही कंपोनेंट हुआ। कहने का मतलब ये दो डीएफ का कंपोनेंट है ना, तो मेरा कहने का मतलब है कि हर डीएफ का, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, हर डीएफ का एक कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा आएगा, एक डीएफ साइन थीटा आएगा। डीएफ कॉस थीटा वाला काउंटर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो इफेक्टिवली पूरा का पूरा डीएफ के बजाय डीएफ का सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा जो होगा डीएफ साइन थीटा। अगर दोनों डीक्यू की बात करेंगे तो दोनों डीक्यू मिला के क्या बचाएगा, 2df साइन थीटा। लेकिन हर एक डीक्यू के हिस्से तो एक ही डीएफ साइन थीटा आएगा। मान लो एक डीक्यू के हिस्से क्या आएगा, डीएफ साइन थीटा। तो अभी जब हम इसका लिमिट लेंगे तो टीचर्स लोग दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जो कहेंगे कि नहीं भाई नेट फोर्स 2df साइन थीटा हुआ, वो लिमिट 0 से 90 लेंगे, और जो कहेंगे सिर्फ एक डीएफ साइन थीटा हुआ, वो लिमिट लेंगे 0 से 180। तो मैं इसको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूं। आप ये समझो कि एक डीएफ का, सॉरी एक डीक्यू का एक डीएफ के दो कंपोनेंट डीएफ कॉस थीटा, डीएफ साइन थीटा, डीएफ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिव कंपोनेंट एक डीक्यू, मतलब पर डीक्यू कितना फोर्स आ रहा है, डीएफ साइन थीटा। कोई कहेगा ये भी तो है, तो ये तो इस डीक्यू का है, एक डीक्यू का तो एक ही हुआ। तो मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं कि डीएफ इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब समझ गए ना बच्चों, वो ये डीएफ तो ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा डीएफ काम का नहीं है, डीएफ का सिर्फ एक कंपोनेंट काम का है। तो डीएफ इफेक्टिव हो गया डीएफ साइन थीटा। मतलब फोर्स में, नेट फोर्स में कंट्रीब्यूशन सिर्फ y के कंपोनेंट का है, इसलिए मैंने यहां लिखा है डीएफ इफेक्टिव। अब क्या करना है आपको, अब आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स अगर निकालना है, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो सीधी सी बात है, डीएफ साइन थीटा जो कि इफेक्टिव है उसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेट। मतलब एक डीक्यू का डीएफ साइन थीटा आया, तो ऐसा ऐसा ढेर सारा डीक्यू हम लोग काट सकते हैं, और सारे डीक्यू के डीएफ साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कैसे करें, तो पहले वैल्यू तो लिखे, फिर बताऊंगा मैं कैसे इंटीग्रेट करना है। तो डीएफ साइन थीटा, तो डीएफ के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा। अब इसमें जो जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लो। तो कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट्स हो गए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रह गया बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। तो अब सोचो कि लिमिट किसका रखे, क्योंकि ये सब कैसे कांस्टेंट हुआ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। के कांस्टेंट है, दोनों चार्ज भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और सारे डीक्यू के लिए जो डिस्टेंस होगा वो तो आर ही होगा, तो इसलिए आर भी क्या है, कांस्टेंट। डिफर क्या कर रहा है बच्चों, तो ये एंगल, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये डीक्यू कितना एंगल बना रहा है, थीटा।
तो अगर सोचो कि कहां से ऐसा ऐसा डी क्यू काट सकते हैं, ध्यान से सुनो कैसे काटना है। तो हमने जो चार्ज यहां पे काटा, उस चार्ज को हम यहीं से काटना शुरू करते और यहां से काटते 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 इधर पहुंचते। देखो ऐसे ऐसे, तो यहां वाला डी क्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 130, इस तरीके से बच्चों ये सारा हम लोग का कैलकुलेशन होगा। तो लिमिट आप खुद समझ सकते हो कि पहला डी क्यू का एंगल होगा 0 और लास्ट वाले का कितना होगा 180 डिग्रीज, यानी 0 to 180। अब मैं यहां पे लास्ट में लिख देता हूं आंसर, आप ध्यान से देख लो, ये लिख रहा हूं मैं आंसर। तो तुम जानते हो साइन थीटा डी थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, तो साइन थीटा डी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को बाहर निकाल लो, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा आपका, ये लास्ट में लिखना बच्चों, ये लास्ट में लिख रहा हूं मैं, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा कॉस थीटा का क्या हो गया, माइनस बाहर निकाल दिया, ये हो गया कॉस थीटा। और लिमिट कहां से कहा 0 to 180। तो अब खुद देखो, एक बार 180 रखेंगे तो 180 रखेंगे तो क्या आएगा cos 180 -1 और cos 0 रखने पे 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में -1 -1 माइनस ये -1 एक 180 रखने से हुआ, ये 0 रखने से -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनल आंसर जो आपका आएगा 2kq बाई पाई आर स्क्वायर, ये आपका नेट फोर्स। और कोई पूछेगा नेट फोर्स का डायरेक्शन, तो सीधा हो जाएगा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के दौरान ये रिंग फिर से आएगा और इसमें कई वेरिएशन होंगे कि आधे में मैं पॉजिटिव दे दूंगा, आधे में नेगेटिव दे दूंगा, कभी पूरे में नेगेटिव डाल दूंगा, कुछ भी कर सकता, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन हम लोग कूलम्स लॉ में भी इस प्रॉब्लम को देख सकते थे। तो आप देखो ये एक बढ़िया प्रॉब्लम है, एक लर्निंग प्रॉब्लम है, आपको ध्यान से हर स्टेप को सुनना चाहिए। जिस स्टेप में भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको फिर से वापस बार बार प्ले करके उसको सुनो कि मैंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है, चाहे वह 8 का लेंथ हो या 2 df sin थीटा की जगह सिर्फ 1 df sin थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1 dq के हिस्से में तो वही है और बाकी लिमिट रखते समय तो मैंने इसको भी कंसीडर कर ही लिया है 0 to 180। ओके बच्चों, तो आप इसको वीडियो पॉज करो और अच्छे से एक बार इसको ढंग से रिवाइज करो। इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो आप एक बार इसको लिख लो, आइए पोर्शन लास्ट में आप लिखना। ओके बच्चों, ठीक। तो बच्चों अब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले आपको यह बताना होगा, समझना होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो ये मैकेनिक्स में ही पढ़ने वाली चीज है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब एकमात्र चीज होता है नेट फोर्स 0। कहीं भी अगर इक्विलिब्रियम आपका है मींस कि पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या है 0। याद रखना, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। फिर एक तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का मतलब। अब चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम, तो तुम दिमाग लगाओ क्या यहां होगा। तो चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम का मतलब ही होगा कि वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहां हम लोग फोर्स का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स से ही मतलब है फिलहाल। अदरवाइज ऐसे कोई भी फोर्सेस को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग अभी फिलहाल प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को लेके। तो अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर क्या होगा 0। इतना ही नहीं, इक्विलिब्रियम जब कभी भी होता है तो ये मैकेनिक्स में मैं पढ़ाता हूं वर्क पावर एनर्जी में,
कि इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल या अनस्टेबल। दरअसल एक तीसरा क्वालिटी भी इसका है, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लेकिन वो ऑफ नो यूज फिलहाल हम लोग यही दो टाइप देखेंगे। एक तीसरा भी है न्यूट्रल, लेकिन आप ये समझो कि अभी फिलहाल हम लोग के लिए दो काम का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी अपने को यह भी देखना है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल। तो स्टेबल में है या अनस्टेबल में है, इसको कैसे समझोगे? मान लो कोई पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो। मान लो मैं यहां पे हूं और मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो, ठीक है, मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अगर आपने मेरे को इस जगह से डिस्प्लेस कर दिया तो आपने मेरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा दिया। अगर हटाने के बावजूद अब मेरे पास वापस लौटने की अगर कोई टेंडेंसी नहीं है, मतलब मैं अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर रीस्टोर नहीं करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। समझ गए? अगर मैं वापस आता तो इसका मतलब होता है स्टेबल। मतलब समझो, आप कैसे पहचानो? मतलब कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और आपने उसको अपने जगह से शिफ्ट किया, तो शिफ्ट तो हो गया, लेकिन अगर उसको वापस आने की टेंडेंसी, चेष्टा नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम जो था उसका वो अनस्टेबल था, क्योंकि जैसे ही आपने उसको डिस्प्लेस किया वो वापस फिर नहीं आया। और लेकिन अगर उसने वापस आने की कोई चेष्टा की, यानी उसके पास कोई टेंडेंसी है, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग एसएचएम में करते हैं, जो मैं यहां थोड़ा बहुत करूंगा अभी, तो उसको बोलेंगे स्टेबल। मतलब आप मेरे को यहां से खिसकाए लेकिन मैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहता हूं। इसका मतलब मेरी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो ध्यान से सुनो, अगर आपने हटाया और वापस नहीं आया तो इसका मतलब हो गया अनस्टेबल, और अगर आपने इक्विलिब्रियम से शिफ्ट किया और वापस आने की टेंडेंसी है तो हो जाएगा स्टेबल। तो एक तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स जीरो, और इक्विलिब्रियम दो टाइप के हो सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। अब चार्जेस के केस में क्या होगा, किस किस सिचुएशन में इसमें प्रॉब्लम आएगा, वो हम लोग देखते हैं। मतलब आज से ये समझना, कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर क्या है, जीरो। समझ गए? तो अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, ठीक। तो बच्चों यहां पे देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग को अभी सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया गया है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 2q are fixed along straight line at a distance x naught. Find the position for third charge minus q so that it will be in equilibrium. तो ये बताना है कि माइनस क्यू को, वो दोनों तो फिक्स्ड है, लेकिन इस माइनस स्मॉल क्यू को आखिर उनके बीच में कहां पे रखेंगे, या कहीं पे कहां रखेंगे जहां वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब नेट फोर्स क्या हो उसके ऊपर, जीरो। इतना ही नहीं, हम लोग उस इक्विलिब्रियम के नेचर को भी आइडेंटिफाई करेंगे अभी क्वेश्चन के थ्रू। ओके बच्चों, तो अभी क्या है कि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देखो आप। यहां पे दिया हुआ है कि एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, दूसरा है प्लस 2q, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस है x नॉट। आपको वो थर्ड चार्ज आपको रखना है कि कहां रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। अब सोचो कि कहां कहां रख सकते हैं। अब ये पूरा स्पेस हमारे को दिया गया है ना, तो पूरा स्पेस दिया गया है, हम लोग तो कहीं भी रख सकते, कहीं भी रख सकते, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, बीच में भी रख सकते, नीचे भी रख सकते। लेकिन अपने को यह देखना है कि वहां रखना है जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो। ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन में कहा है कि अपने को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है? तो पहले मैं 2-3 एरिया को हटाता हूं कि कहां कहां नहीं पॉसिबल है। मान लो अगर हमने ये डिसीजन ले लिया कि इस माइनस क्यू को यहां रखते हैं, अगर इस माइनस क्यू को यहां रखते हैं
तो ये वाला चार्ज इसको पुल करेगा। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पुल करेगा। ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी इसको पुल करेगा। अब जस्ट इमेजिन कि ये दोनों फोर्स इधर ही लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? तो मतलब ये पूरा एरिया इस लाइन के इधर का सारा पॉइंट बेकार है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। इधर के बारे में सोचो, अगर यहां भी बात हो गई माइनस क्यू, तो अब देखो कि ये प्लस क्यू इसको इधर पुल करेगा, ये प्लस टू क्यू भी इधर पुल करेगा, तो दोनों का फिर इधर अट्रैक्शन हो गया। तो ये भी वो पॉइंट जस्टिफाइड नहीं है। तो ना इधर कोई ऐसा पॉइंट अपने को मिलने वाला है और ना इधर कोई ऐसा पॉइंट मिलने वाला है। यहां भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, यहां भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। जरा इस बाइसेक्टर के लॉन्ग सोचें, यहां पे सोचें। अब देखो इस पॉइंट पे ये प्लस टू क्यू जो है, इसको ये ऐसे पुल करेगा प्लस टू क्यू, और ये इसको ऐसे पुल करेगा। तो अब खुद सोचो, ये भी पुल करेगा और ये भी पुल करेगा, तो यहां भी नेट फोर्स हो गया। मतलब ये पॉइंट्स भी अलाउड नहीं है। तो ना इधर रख सकते, ना इधर रख सकते, ना नीचे रख सकते। कहां वो पॉइंट मिल सकता है? तो इन दोनों चार्ज के बीच के जो ये स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स को अगर गौर करें, तो वहां हम लोग को इस बात का चांस लग रहा है कि वहां अपने को ऐसा पॉइंट मिल सकता है। कहोगे कैसे? तो देखो, मान लो बीच में कहीं रखे, समवेयर, कहीं भी, इधर रखे उधर रखे, कहीं भी बीच में रखे, नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, वो डिस्टेंस एडजस्ट करना होगा हमको। फिलहाल मेरे को लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इससे दूरी कम रखते हैं, वो एक्सप्लेन हो जाएगा। ये नहीं भी सोचोगे तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों। तो मान लो कि अगर यहां पे ये माइनस क्यू रखा जाता, तो ये प्लस क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता F1 फोर्स से, और ये प्लस टू क्यू इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता F2 फोर्स से। इन दैट केस अब ये F1 और F2 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड एडजस्ट करवा लें, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और यहां पे आपको इस माइनस क्यू के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल सकता है। तो अभी मेरे को यही चेक करना है कि आखिर वो पॉइंट की दूरी ये वो कहां पे है। तो एटलीस्ट अभी तक हमने ये तो पता कर ही लिया है कि लोकेशन क्या है। अब हम लोग को उस पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया x नॉट, और ये बीच में हमने इसको रखा। अब मान लो कि ये डिस्टेंस है x1 और इससे ये डिस्टेंस है x2। तो ये अपने को पता है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट, है ना। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू x नॉट माइनस x1। अब आ जाओ, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब F1 और F2 का वैल्यू सेम होगा। F1 इक्वल्स टू F2। तो F1 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, तो कूलम लॉ से लिखोगे K Q स्मॉल q। माइंड यू, फिर से बात बता रहा हूं मैं, फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो साइन चार्ज का नहीं लिखेंगे। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x1 का स्क्वायर। फिर उस तरफ आ जाओ, k इंटू 2q। ओके बच्चों, इंटू q, क्योंकि ये चार्ज कितना है 2q, और ये चार्ज हो गया q इन दोनों के बीच। और डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों? x2 का स्क्वायर। अब यहां से खुद देख लो क्या हो रहा है। फिर k q कैंसल, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, x2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और x2 तुम जानते हो x2 कितना है, तो x2 की जगह हम लोग प्लेस कर सकते हैं x0 माइनस x1। तो यहां हमने लिख दिया
एक्स नॉट माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये सॉल्व होगा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू एक्स नॉट प्लस 2x1 स्क्वायर। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा, इसको एक तरफ सबको लेके आ जाते हैं, तो x1 स्क्वायर इसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या आपका x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से ये आपका बहुत सिंपल हो गया, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको तो पता है क्या कैसे सॉल्व करना है। तो वो जो हम लोग क्वाड्रेटिक का रूल निकालते हैं वहां से हम लोग का x1 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये x1 आपको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे उस चार्ज को हम लोग रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लगाओगे, आपको फॉर्मूला याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना बच्चों, और डिवाइडेड बाई 2a। पता ही होगा आपको क्वाड्रेटिक लगाने का, वो आप यहाँ पे लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है। अब हम लोग यहां पे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट में ये समझाता हूं आपको कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। एक और लिख लेना आप इसको। तो बच्चों, अब इसके इक्विलिब्रियम का जरा नेचर डिस्कस किया जाए। तो ये तो हमने पता लगा लिया है कि इन दोनों चार्ज के बीच में ये वो पॉइंट है जहां पे ये इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ईपी मैंने लिख दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जरा सोचो कि अगर इसको अपने पॉइंट से थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा। तो मान लो एक फोर्स लग रहा था इस पे F1 और इधर लग रहा था F2। अभी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, दैट्स व्हाई यहां पे नेट फोर्स क्या है 0। लेकिन अगर आप इसको स्लाइटली इस लाइन के लॉन्ग इधर डिस्प्लेस करोगे तो F1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि नेट फोर्स इधर लग जाएगा और ये चार्ज मूव करता हुआ इधर चला जाएगा। और यदि इस माइनस क्यू को इस तरफ मूव करोगे, तो इस तरफ मूव करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये इसके क्लोज आ जाएगा, ये इसके क्लोज आ जाएगा, तो F2 ग्रेटर हो जाएगा, तो इधर को चला जाएगा। मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर इसको आप शिफ्ट कर रहे हो इस लाइन के लॉन्ग टुवर्ड्स +2q या इस +q, तो एक बार जब शिफ्ट कर दोगे तो ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि शिफ्ट करते के साथ F1 का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा और ये इस साइड मूव कर जाएगा, और इधर मूव करते के साथ F2 बड़ा हो जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा। जबकि स्टेबल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो अपने पॉइंट से अगर शिफ्ट होता है तो उसमें वापस आने की टेंडेंसी होती है, जो यहाँ पे टेंडेंसी नहीं है। तो इस लाइन के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम हमारे हिसाब से क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल along the line joining the charges। लेकिन अगर इसी चार्ज को आप इस बाइसेक्टर के लॉन्ग मूव करवाओगे, मान लो यहां आपने कर दिया, तो अब ये देखो, अब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। इन दैट केस मान लो अब ये F1 है, ये F2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है बीच में लगे, तो हो सकता है ये बीच में वापस जाए, है ना। तो यानी आपने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, तो मे बी नॉट श्योर, प्रोबेबिलिटी है कि ये इस लाइन के लॉन्ग मूव करके वापस आ जाएगा। तो कहोगे कि सर इसके लॉन्ग तो स्टेबल हो गया। तो एग्जाम में अगर पूछ देगा कि ये चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो ध्यान लो बच्चों, अगर कोई भी एक डायरेक्शन में अगर वो अनस्टेबल हो गया तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम के बारे में हम आंसर जो मार्क करेंगे
वो अनस्टेबल ही करेंगे। ये नहीं कि भाई एक में स्टेबल आ रहा है दूसरे में अनस्टेबल आ रहा है तो हम कंफ्यूजन में आ गए। किसी भी एक में अगर वो अनस्टेबल आया, जैसे कि इस लाइन के लॉन्ग अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल ही ओवरऑल हो जाएगा। हाँ, पर्टिकुलरली अगर उसने ये पूछ लिया कि भाई बाइसेक्टर के लॉन्ग बताओ क्या होने वाला है, तो आप केस को देख लेना। अगर स्टेबल आने वाला होगा तो स्टेबल आंसर करेंगे, लेकिन वो लिखा हुआ रहेगा तब कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप आंसर करो। लेकिन ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात अगर मेरे से पूछी जाएगी तो हम यही बोलेंगे कि अगर कोई भी एक डायरेक्शन में भी अगर वो अनस्टेबल प्रूव कर दिया आपने, तो अल्टीमेटली आप उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल नहीं बोल सकते हो। स्टेबल, कंप्लीट स्टेबल का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, और एक डायरेक्शन में भी अगर अनस्टेबिलिटी आपने प्रूव कर दी जो इस लाइन के अलोंग है, तो वो अनस्टेबल की कैटेगरी में ही जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, अब फिर वही बात मैं बोल रहा हूं, अगर चॉइस में लिखा हुआ रहे कि इस लाइन के अलोंग क्या होगा, तो आप पर्टिकुलरली अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग बात कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल ये अनस्टेबल ही कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म के बारे में बताऊंगा मोशन, पार्टिकल के मोशन को लेके। दरअसल इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग को एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ना होता है, लेकिन यहां पे इसका यूज है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर में कई जगह हमें एसएचएम वर्ड का यूज करना होगा, ऑसिलेटरी का यूज करना होगा, पीरियोडिक का करना होगा, फिर उनका टाइम इंटरवल देखना होगा। इवन इसके बाद मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी ये देखना पड़ता है। तो बहुत लोग शॉर्टकट में बता के आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बार इसका थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, ताकि आपको जब कभी भी ये टर्म्स आपके सामने आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार पहले आप इसको वीडियो पॉज करके आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप राइट डाउन कर लो, इस पूरे को राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अभी और भी लिखना है मुझे, लेकिन फिलहाल जितना मैंने लिखा है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहां पे 3 टर्म पढ़ेंगे, और इन तीनों को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे एक टर्म आएगा अपना पीरियोडिक, एक टर्म आएगा ऑसिलेटरी, और एक टर्म आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तीनों टर्म बहुत कंफ्यूजिंग है, हाईली कंफ्यूजिंग है। तो आप इसको लेके अभी सीखोगे, समझोगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले बच्चों मैं यहां बात कर रहा हूं पीरियोडिक मोशन का। पीरियोडिक मोशन नाम सुना होगा आपने, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अपने रास्ते को, अपने मोशन को अगर बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब जा रहा है और फिर आ रहा है, मतलब वो एक टाइम में अपने रास्ते को रिपीट, मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझो। जैसे मान लो कि तुम पहले आपने इसको लिख लिया होगा, एक बार आप सही से लिख लो इसको। तो देखो यहां क्या लिखा है मैंने, इफ ए पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल देन द मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। द पाथ ऑफ पार्टिकल मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, यहां छूट गया है, ये आप लिख लेना, और मे नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, पार्टिकल का रास्ता रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स टाइम में वो मूव करेगा। अब इसको कैसे समझना है, मैं इसको रब करता हूं। आपने लिख लिया होगा इसको, मैं अभी रब कर रहा हूं। मान लो एक पार्टिकल है जो ए से मूव करके बी तक गया, बी से वो ट्रेवल करके सी तक पहुंचता है, सी से ट्रेवल करके डी तक पहुंचता है, और डी से फिर वापस ए पे आता है। ऐसा वो हर एक सर्टेन टाइम में करता है, हर 2 घंटे में करता है। मान लो 2 घंटे में कर रहा है, ये पूरे मोशन को वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक बोलेंगे। तो जो मोशन एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में रिपीट हो तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक। तो तुम बोलोगे रास्ता भी रिपीट हो रहा है, इस रास्ते को रिपीट होना नहीं बोलते, रिपीट होना तब बोलते
जब A से B आता, B से C, C से D और वापस D से C, C से B और B से A पहुंचता। मतलब अगर ये ऐसे आके और फिर ऐसे मूव करता तो इसको बोलते हैं वापस A पे जाने के लिए इसने उस रास्ते को रिपीट किया। हुआ क्या कि ये A पे जाने के लिए हर एक पॉइंट को एक बार ही क्रॉस किया, एक साइकिल में एक बार ही क्रॉस किया। इसको रिपीट नहीं बोलते हैं। रिपीट होता तब जब ये ऐसे आता, ऐसे ऐसे, फिर वापस ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज रिपीटिशन। ये रास्ते का रिपीटिशन नहीं है। तो पीरियोडिक में मैं क्या बोल रहा हूं कि टाइम तो रिपीट होगा ही होगा, रास्ता रिपीट नहीं भी हो सकता है। रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आज से तुमसे कोई पूछे पीरियोडिक में क्या हुआ तो कहना मोशन पार्टिकल का रिपीट होगा एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। ध्यान से सुनो, मोशन रिपीट होगा फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, लेकिन पाथ रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी, मे नॉट बी। दैट इज पीरियोडिक। ओके, अब बात करते हैं बच्चों ऑसिलेटरी मोशन का। ये तो पीरियोडिक हो गया। ऑसिलेटरी जो है ये पीरियोडिक का ही एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप का मतलब ये हो गया कि ऑसिलेटरी में वो सारी विशेषताएं तो होंगी ही होंगी पीरियोडिक वाली, कुछ और खास भी होंगी। पहली बात, ऑसिलेटरी में पीरियोडिक वाली क्या प्रॉपर्टी होगी, तो जैसा कि पीरियोडिक में मोशन एक टाइम में आपका रिपीट हो रहा था, ऑसिलेटरी में भी जो मोशन रिपीट होगा वो एक फिक्स्ड टाइम में ही रिपीट होगा। एक फिक्स्ड टाइम में आपका ये रिपीट होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा यहां पे ऑसिलेटरी मोशन में, इन दिस केस पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन ऑन फिक्स्ड पाथ। देखो अब ये यहां पे गारंटी हो गई कि यहां रास्ता रिपीट होगा। मतलब अगर ए से कोई चला और बी तक आया तो वापस फिर ए पे पहुंचने के लिए इधर जाएगा और ये फिर वापस आएगा। तो ये हुआ रास्ता का रिपीट होना। तो जाने और आने को हम लोग टू एंड फ्रो भी बोलते हैं, टू एंड फ्रो। तो देखो इन दिस केस पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन ऑन फिक्स्ड पाथ इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल। यानी पीरियोडिक के जैसा यहां टाइम भी फिक्स्ड होगा और पीरियोडिक के जैसा नहीं, बल्कि इसका एक अपना खासियत है कि पाथ भी फिक्स्ड होगा। यानी पाथ को भी रिपीट करेगा, फिक्स्ड पाथ पे आएगा जाएगा, और टाइम इंटरवल भी क्या होगा, फिक्स्ड। ठीक है, इट मींस पार्टिकल परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन। वही जो आगे जाना पीछे आना, आगे जाना पीछे आना, इसको टू एंड फ्रो बोलते हैं। तो ये आपका जो हो गया इस तरीके से जाना, जैसे स्प्रिंग और ब्लॉक का मोशन देखते हो, जाना फिर आना, ये ऑसिलेटरी में होगा। और ये जो मोशन होता है हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है। मतलब ये जो जाएगा आएगा, इसके बीच में कोई पॉइंट होगा जिसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है ना, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। फिक्स्ड पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही बताया कि जब पार्टिकल उस पॉइंट पे होगा तो वहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, फिर आगे हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन a restoring force will be exerted on the particle, and if we displace the particle from equilibrium position, अब देखो इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों मैं आपको ऑसिलेटरी एक्सप्लेन करता हूं। एक सिंपल एग्जांपल लो आप, ये रहा एक स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम। अब ये ब्लॉक है जो एक स्प्रिंग से लगा हुआ है। अब ये यहां पे फिलहाल अभी रेस्ट में, तो जो पॉइंट पे रेस्ट में है नेट फोर्स जीरो है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको हम लोग मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब तुम खुद सोचो कि अगर इस ब्लॉक को इधर हम डिस्प्लेस कर दें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें यहां पे, तो ये स्प्रिंग फैल जाएगा और ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स। और दोस्तों ये जो स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा
रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स करने का मतलब ये है कि ये इसको वापस लेके जाएगा, और इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है ये ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो। तो ये एक ऑसिलेटरी का एग्जांपल है। और इसके बाद मैं एसएचएम पे भी आऊंगा। दरअसल ये एसएचएम भी है, वो कैसे, वो अभी कुछ देर बाद आप देखोगे। फिलहाल अभी इसको ऑसिलेटरी तो पक्का ही बोल सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, देखो एक पाथ पे ये फिक्स्ड है, रिपीट हो रहा है, और ऑसिलेटरी मोशन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है। फिक्स्ड पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन भी बोल सकते हो। यहां पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो नेट फोर्स यहां पे आपका हो जाएगा जीरो। और दूसरी बात ये है, नेट फोर्स जीरो होगा, और दूसरी बात ये है कि अगर ब्लॉक को इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से डिस्प्लेस करोगे तो देखो एक अपोजिट फोर्स लगेगा जो वापस इसको ले जाना चाहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, है ना बच्चों। तो इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन में फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। इसका पाथ है फिक्स्ड, टाइम इंटरवल भी होगा फिक्स्ड, पीरियोडिक मोशन के जैसा टाइम भी फिक्स्ड होगा, लेकिन इसकी स्पेशल खासियत है कि यहां पे आपका इसका पाथ फिक्स्ड होगा। इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं या मीन पोजीशन बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स जीरो है। और जब भी इसको डिस्प्लेस करोगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो वापस ले जाएगा। ये है आपका ऑसिलेटरी के लिए। अब कहोगे एसएचएम में क्या होगा, तो ये तो ऑसिलेटरी का हो गया, जिसका डायग्राम आप एक बार बना लो, वीडियो पॉज करके इसका डायग्राम बना लो। अब बच्चों बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक। अब इसमें क्या है, इसमें ऑसिलेटरी की वो सारी खासियत है। मतलब एसएचएम के बारे में कह सकते हैं कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसको आप लिख लेंगे, इट इज टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। यानी एसएचएम और ऑसिलेटरी में बहुत कम का फर्क है। ऑसिलेटरी की सारी खासियत ये सिंपल हार्मोनिक लेके रखेगा। खासियत रिपीट करो, एक तो इसमें पाथ रिपीट होगा, पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करेगा, पार्टिकल का टाइम इंटरवल फिक्स्ड होगा, पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मूव करेगा, उस फिक्स्ड पॉइंट को मीन पोजीशन बोलेंगे, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, और जब पार्टिकल वहां से डिस्प्लेस होगा तो वापस आने के लिए उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना बच्चों। ये सारा पॉइंट आप ध्यान से सुन लो। अब सवाल है कि आखिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसी और क्या खासियत होगी जो ये ऑसिलेटरी से थोड़ा अलग हो गया। तो देखो, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो तुम जानते हो अगर रीस्टोरिंग फोर्स लगे या कोई भी फोर्स लगे तो वो प्रोड्यूस क्या करता है, एक्सेलरेशन। वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है वो एसएचएम के केस में, ध्यान देना, एक्सेलरेशन जो है वो एसएचएम वाले के केस में वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा, तो देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहां से पार्टिकल यहां पे x डिस्टेंस इधर गया, है ना बच्चों। तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऑसिलेटरी होने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन जो है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो ना, ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है तो ये एक्सेलरेशन जो होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो अगर एक्सेलरेशन एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन आपका एक्स का क्यू का प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन आपका 1/x के प्रोपोर्शनल है, तो ये सब जो हो गया ये आपका ऑसिलेटरी हो गया। और अगर
एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों, तो वो आपका जो होगा वो होगा SHM। यानी SHM के लिए a को x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, अदरवाइज ये सारा हो जाएगा ऑसिलेटरी। तो तुमसे कोई पूछेगा तो क्या ये ऑसिलेटरी नहीं है? अरे ये तो होगा ही होगा, SHM तो खुद ही उसका स्पेशल टाइप है। ऑसिलेटरी ये सारे हो गए, लेकिन SHM होने के लिए एक्सेलरेशन को x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब बाकी तो SHM जो है वो सारी खासियत लेके तो बैठा हुआ है ही जो ऑसिलेटरी का है। अब मैं इसका एक जनरल रूल लिख देता हूं लास्ट में, पहले आप इसमें से राइट डाउन कर लो काम की चीजों को, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। SHM का कंडीशन क्या हो गया, तो फाइनली मैं SHM ये लिख रहा हूं। तो कोई भी बॉडी अगर SHM कर रहा है तो इसको फॉलो करेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देख के चौंकना मत कि मैंने क्या क्या लिख दिया। मैग्नीट्यूड वाइज लिखना होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं माइनस साइन ये बताता है कि जब अभी आपने देखा कि जब हमने ब्लॉक को, जैसे मान लो ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पे इसका ये इक्विलिब्रियम या इसको मीन भी बोलते हैं। अगर ब्लॉक को आपने पॉजिटिव एक्स की ओर डिस्प्लेस किया तो फोर्स जो लगेगा वो नेगेटिव एक्स में, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही आपका एक्सेलरेशन आएगा। दैट्स व्हाई ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है बच्चों, और मैग्नीट्यूड वाइज केवल लिखेंगे तो जानते ही हो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही कि ये ओमेगा स्क्वायर क्या है। ये ओमेगा स्क्वायर जस्ट एक कांस्टेंट है, जो आप डेरिवेशन जब करोगे किसी मोशन का, जो मैं एक एग्जांपल में करूंगा भी, तो आपको उस समय समझ में आएगा कि ये ओमेगा का मतलब क्या है। मतलब तुम एक चीज बस याद रखना कि जो x का कॉफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, और x का जो भी कॉफिशिएंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो भी कॉफिशिएंट आएगा, दैट इज कॉल्ड ओमेगा स्क्वायर। और ये हमारा एक कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो देखो, पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी हो या SHM हो, इसमें मोशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिपीट होता है, और उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब जितना देर में वो एक पूरा मोशन, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, जितना देर में वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइम पीरियड, जितना में वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। टाइम पीरियड का लिख देता हूं मैं यहां पर डेफिनेशन। टाइम पीरियड कैपिटल T, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल। और बच्चों SHM वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको मैं वहां प्रूव भी करूंगा कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कि पूरा एक साइकिल, ब्लॉक जाना आना फिर वापस अपने पोजीशन को रिपीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। फिलहाल के लिए आप याद रखो, ये ओमेगा कौन है, x का कॉफिशिएंट है ओमेगा स्क्वायर। यहां से इस ओमेगा का जो अंडर रूट लेंगे, ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू जो होगा वो आएगा कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो दो चीज आपको याद रखना है, एक तो SHM का ये कंडीशन जहां एक्सेलरेशन x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी बात कि टाइम पीरियड जो है वो आपका 2 पाई बाई ओमेगा है ना बच्चों। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे जिसमें हम लोग को जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक सीखे हम लोग, चाहे वो SHM का है या चार्ज के इक्विलिब्रियम का है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे लग जाएगा। पहले हम लोग प्रॉब्लम को देखें। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, इसके थोड़ा ज्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन इसको लेके अपने को सोचना नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में बच्चों क्या बोल रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q are fixed at distance r, a third charge minus Q having mass small m
is placed at midpoint between two charges, then answer the following questions. अब ये दो पार्ट हैं, इसका एक और पार्ट भी हो सकता है, वो भी मैं कर दूं, वो भी मैं लिखवाऊंगा आपको। देखो ए में क्या बोल रहा है कि द चार्ज माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द both charges by x, then calculate the net force on it. और B में कह रहा है if the charge minus q is released, then discuss its motion. If it will be SHM, find its time period. अब देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन आज इस वीडियो में देना संभव नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको ना आपको होमवर्क दे देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा, जो इसके साथ ही कुछ दिन बाद ही आपको अपलोड वो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन कर लो, अच्छे से वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन है क्या और फिर इसको आप सॉल्व करना खुद से करके, और जब नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं आके इसको सॉल्व कर दूंगा। तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा बच्चों, तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन समझाता हूं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका मोशन कैसे होगा। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें 2 पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग रखा हुआ है जैसा कि तुम देख रहे हो, और एक थर्ड चार्ज इनके ठीक बीच में रखा हुआ है माइनस स्मॉल क्यू। अब ये देखो यहाँ पे ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि जब इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, और इसमें नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे 0। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है बच्चों कि जब इस माइनस क्यू को हम लोग स्लाइटली ऊपर की ओर, इस लाइन जो कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर है। देखो ये वाली लाइन इसको ज्वाइन करने वाली है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इस लाइन के लॉन्ग इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया गया। तो जब यहां पे रख दिया गया, x डिस्टेंस ऊपर ले जाया गया, ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इस माइनस क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सोचना बहुत मुश्किल तो है नहीं, ये इसको इधर ट्रैक्ट करेगा, इधर ट्रैक्ट करेगा, बाकी तुम दिमाग लगाओ। ठीक है, फिर यहां पे रिलीज करने के बाद तुमको ये सोचना होगा कि ये किधर को मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ये आप सोचो। ठीक है, कुछ पहले एक बार आप ट्राई करो और उसके बाद फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, आज ही मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब कुछ टाइम के बाद, पहला के आने के कुछ देर के बाद, लेकिन तब तक आप इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये थोड़ा टफ है लेकिन आप ट्राई करो, और चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया है तो एक साथ अपलोड करना, इतना लंबा वीडियो संभव नहीं हो पाएगा। इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो और लंबा टाइम लगेगा, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके बच्चों, ट्राई करो। ओके, थैंक यू।